तो आज का टॉपिक भी वेदांत से ही है। ये पांचवा लेक्चर है। इसमें हम आपको बताएंगे नक्षत्र क्रम व देवता, ऋतु व मास, दिनमान, विषुवतकालीन पर्व व तिथियां, और साथ में भांस, जो उस वैदिक टाइम में भांस का उपयोग होता था। ये एक तरह का बाई पार्ट इसको कहते हैं इंग्लिश में, जैसा 1/4, 25 आउट ऑफ 100। तो इसको हम लोग देखेंगे। नक्षत्रों का एक विशेष क्रम। ये जो श्लोक है, जौद्रागे खेस्वे हिरोषा शुन्मुष्केड़ा शुमाधाड़ा रेमरघा स्वापोजा कृष्यो ह्य ज्येष्ठा पितृच्छा लिंगय। तो ये सारे जो क्रम हैं वो अश्विनी से शुरू कर सभी नक्षत्रों को एक विशेष क्रम से उनके नामक के देश से यहाँ व्यवस्थित किया गया है। और यह क्रम युग में पर्वों पर पड़ने वाले नक्षत्र का है। एक महीने में दो, आप ऐसे समझ सकते हैं, पूर्णिमा और अमावस आए, दो पर्व हो गए। 12 महीने में 24 हो गए। इसी तरह से 5 साल की निकालते हैं तो बहुत सारे पर्व आएंगे, और हर पर्व पे नक्षत्र बदल सकते हैं, बदलते रहते हैं। उस पे ये बनाया गया है क्रम। और इस क्रम में जरूरी नहीं कि नक्षत्र का नाम लिया गया हो, उसके लॉर्ड मतलब उसके देवता का नाम भी लिया गया है, या उसका वो खंड जो उस समय पर्व के टाइम में सामने होगा। एक नक्षत्र के 4 भाग होते हैं, 4 चरण होते हैं, ऐसा आपको पता है। तो उसी आधार पर ये नाम है। ये क्रम आपको याद नहीं करना, बस एक रीडिंग पता होना चाहिए। पहला, जौ, अश्व युजौ या अश्वनी। द्रा, आर्द्रा, भा, भग, भग पूर्वा फाल्गुनी, क्योंकि इसके लॉर्ड का नाम भग है। पूर्वा फाल्गुनी ब्रैकेट में दिया गया, एक्चुअली में वो लोग सिर्फ भग यूज करते थे। खे, विशाखे, विश्व देवी, आहिर्बुधने, ये सारे देवता हैं। विशाखा उत्तराषाढ़ा उत्तरा भाद्रपद के, रोशे रोहिणी, शासे श्लेषा, चित चित्रा, मूल, शक शत भिषक, ऋणय, भरण्य, भरणी के लिए यूज किया गया है। शु, पुनर्वसु, माँ, आर्यमा या उत्तरा फाल्गुनी के लॉर्ड के लिए। धा, अनुराधा, ड़ा, श्रवण, रे से रेवती, मृ से मृगशिरा, घा से मघा, श्वा से स्वाति, पा, आपह, ये लॉर्ड का नाम है, ये पूर्वा भाद्रपद के हैं। अजह, अजैक्य पाद, पूर्वा भाद्रपद। क्र से कृतिका, श से पुष्य, हा से हस्त, जय से ज्येष्ठा, स्ठा से धनिष्ठा। तो 27 नक्षत्रों के नाम इस छोटे से श्लोक में दे दिए गए हैं। तो अगर ये श्लोक आपको याद है तो नाम ऐसे ही याद हो जाएंगे। ज्यादातर नाम यहाँ पे देवता के हैं तो वो लॉर्ड आपको याद हो जाएंगे। जौद्रागे खेस्वे हिरोषा पहली लाइन है। अगर एग्जाम में आती है तुरंत आप इस लाइन को देखते ही समझ जाएं कि आपको 27 नक्षत्रों के नाम लिखने हैं। क्रम कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारे नाम ही दिए हैं 27 नक्षत्र के। जौद्रागे खेस्वे हिरोषा, ये इतना याद रखिए। नक्षत्रों का संक्षिप्त नाम नक्षत्र या उसके देवता के घटक अक्षर से उठाया गया है। यह व्यवस्था जौ, अश्विनी के नाम से शुरू होती है। यह व्यवस्था जौ से शुरू होती है। अतः इस पद्धति को जौ आदिश्य आर्द्यश्यमिति विधि से जावादि पद्धति कहा गया है। इस शब्द का प्रयोग ग्रंथ में अनेकत्र है। जावादि पद्धति, क्योंकि जौ वर्ड, और जौ वर्ड किसके लिए यूज किया गया? अश्विनी के लिए, अश्विनी नक्षत्र के लिए। अश्विनी कुमार असल में दो हैं। 2 नंबर को भी हम अश्विनी से डिफाइन करते हैं। और जौ जो होता है उसमें भी आप देखते हैं जौ का दाना 2 पार्ट में होता है। तो इसीलिए जावादी पद्धति इसे कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग बहुत जगहों पे किया गया। उदाहरण के लिए क्यों ये पद्धति उपयोग में आती है, तो उदाहरणार्थ आर्द्रा नक्षत्र में 2 अक्षर हैं, आ और त्रा। इनमें से महर्षि ने द्वितीय संकेताक्षर को लिया है। इससे ज्ञात होता है कि जब भी आर्द्रा नक्षत्र पर्वांत पर होगा तो पर्वांत समय आर्द्रा का द्वितीयार्ध दिन नक्षत्र हो। तो आप समझ लीजिए आर्द्रा में से द्रा ही क्यों लिया,
क्योंकि जब पर्वांत काल था, अर्थात जैसे अमावस्या खत्म हो रही है या पूर्णिमा खत्म हो रही है, तो आर्द्रा का लास्ट हाफ उसमें उस समय सामने था, उस नक्षत्र पे। या आप ये कह सकते हैं कि जो ग्रहण पड़ रहा था, क्योंकि सूर्य या चंद्र पर्व कब पड़ते हैं, ये जब दोनों या तो एक ही राशि अंश कला विकला में हो या 180 डिग्री अपोजिट हो। उस समय आर्द्रा का आधा बीत चुका था, जो बाद वाला आधा था वही है, इसलिए द्रा को यूज किया है। तो इस श्लोक में सिर्फ उनके नाम ही नहीं याद होंगे, उनके लॉर्ड के नाम ही नहीं याद होंगे, बल्कि ये भी पता चलेगा कि आगे का पार्ट है, बीच का है या लास्ट का है, जब पर्व का अंत हो रहा था। इसी तरह चित्रा में से चित्त को लेकर उद्घोषित किया गया है कि पर्वांत में जब चित्रा हो तो उसका पूर्वार्ध, पूर्वार्ध का मतलब शुरू का आधा, उत्तरार्ध का मतलब पीछे वाला होता है। तो यहाँ पे पूर्वार्ध वर्तमान में रहेगा, अर्थात ग्रहण के सामने रहेगा। ग्रहण हम इसलिए बोल रहे हैं, जरूरी नहीं कि ग्रहण पड़ा हो, लेकिन वहां पे युति बन रही है चंद्र सूर्य। इसी तरह अश्विनी, दैट इज अस्य युजौ, युजौ मतलब दो, युक्ति, अश्व युजौ का अंतिम विभाग अर्थात तिहाई वर्तमान रहेगा, क्योंकि अश्व युजौ में जौ को यूज किया गया है। तो लास्ट का 1/3 यूज हो रहा है, क्योंकि नक्षत्र नाम में 3 अक्षर हैं। नक्षत्र नाम में अश्विनी में 3 अक्षर हैं, और उसमें जो लास्ट पार्ट है, इसलिए 1/3 बोलेंगे, और वो भी लास्ट वाला 1/3। यही बात सभी नक्षत्रों पे लागू होती है। तो उनके नाम देखिए, नाम भी बहुत सोच समझ के रखे गए हैं। किसी नक्षत्र के 4 अक्षरों का है, इसके मतलब वो 4 चरण में है, उसका चौथा चरण पड़ता है बहुत कम टाइम के लिए, तो उसका नाम भी लंबा रखा गया। ऋतु व मास का प्रारंभ एकांतरे ही मासे च पूर्वान् कृत्वादिमुत्तर अर्धयो पंच परवाणा मृदु पंचदशाष्टम। प्रत्येक ऋतु पिछली ऋतु से एक दिन व एक मास छोड़कर शुरू होती है। अगला पर्वांत अगला पर्वांत समय पद्धति से तीसरे नक्षत्र में घटित हो जाता है। जो अगला पर्वांत होता है, समय पद्धति से तीसरे नक्षत्र में घटित होता है। तो सीक्वेंस में क्या आएगा, जब अगला पर्व आएगा तो तीसरा नक्षत्र आएगा। और प्रत्येक ऋतु पिछली ऋतु से एक दिन एक मास छोड़कर शुरू होती है। 12 महीने होते हैं, ऋतुएं 6 होती हैं। वैदिक टाइम में 5 ही माना गया है, हेमंत शिशिर को एक नाम दिया गया। तो भाई जब इन्होंने एक एक नाम, मतलब 12 की आधी है, और ये उसमें भी इसको एक ही महीने मानते थे, तो जो एक महीने का गैप हुआ, उसी को ये लिख रहे हैं एक दिन और एक मास छोड़कर अगली ऋतु आती है। अभी क्या हम पूरे 2 महीने ऋतु को लेते हैं। युग की 30 ऋतुओं का प्रारंभ, अब 30 ऋतु आ जाएंगी युग में, क्योंकि युग 5 वर्ष का है ना। तो 6 के हिसाब से 6 5 30। तो युग की 30 ऋतुओं का प्रारंभ उक्त नियम अनुसार नीचे तालिका में। अब आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे युग है संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर, ईदवत्सर। ये 5 वर्ष का एक युग होता है। शिशिर ऋतु जब संवत्सर में लगेगी तो माघ शुक्ल प्रतिपदा को ही लगेगी। परिवत्सर में माघ शुक्ल त्रयोदशी को लगेगी। इडावत्सर में माघ कृष्ण दशमी, अनुवत्सर में माघ कृष्ण सप्तमी, ईदवत्सर में माघ शुक्ल चतुर्थी। इसी तरह से बसंत का आप सीक्वेंस में 5 साल का जो है, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, चैत्र कृष्ण द्वादशी, चैत्र शुक्ल नवमी और चैत्र कृष्ण षष्ठी। ग्रीष्म ऋतु लगेगी जो ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी और ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी। ग्रीष्म का नाम ही है, जेठ का महीना, आप कहते नहीं कि सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसीलिए ग्रीष्म ऋतु आप ऐसे याद रखते हैं। अभी जैसे बसंत चल रहा है, और इससे पहले शिशिर की ऋतु थी वर्षा। गर्मी के बाद जब वर्षा आ, आती है, वर्षा ऋतु, तो ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया, श्रावण शुक्ल चतुर्थी, श्रावण शुक्ल त्रयोदशी, श्रावण कृष्ण दशमी। शरद ऋतु, यहाँ पे हल्की ठंड, आतम जिसे कहते हैं, हल्की ठंड का आभास होने लगता है। आश्विन शुक्ल नवमी, आश्विन कृष्ण षष्ठी,
आश्विनी शुक्ल तृतीया, आश्विनी शुक्ल पूर्णिमा, आश्विनी कृष्ण द्वादशी, इन तिथियों में शरद की शुरुआत होती है, क्रमशः 5 वर्षों में युग की। हेमंत मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी, मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी, मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया, मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी। इससे ज्यादा से ज्यादा एक दिन इधर इधर या उधर होगा बस, बाकी वो अपने टाइम पे ही लगेगा। एक ही दिन का मान इसलिए डिफरेंस दे रहा है, ये आपको बताया है कि वेदांत टाइम में अधिक तिथि जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 6 तिथि तो वो लोग जानते थे, इसलिए जो चार्ट बने हैं वो 6 तिथि के को इंक्लूड करके बने हैं। पूर्वान कृत्वादिम उत्तर, जो भी श्लोक आपने पढ़ा उसी में यह वर्ड यूज हुआ है। पूर्णिमा के समय जो नक्षत्र हो उससे तीसरा नक्षत्र प्राय अगली पूर्णिमा को रहेगा, अभी हमने बताया ना। अगला नक्षत्र माना किसी पूर्णिमा को अश्विनी नक्षत्र या अश्विनी मास रहता है, आश्विन मास, अश्विनी नक्षत्र आश्विन मास में रहता है, तो उससे अगली पूर्णिमा को आश्विन से तीसरा कृतिका नक्षत्र रह सकता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा में फिर तीसरा मृगशिरा, और इसी तरह से पौष पूर्णिमा में पुनः मृगशिरा से तीसरा पुष्य नक्षत्र रहेगा, इत्यादि। इसी क्रम से आप आगे चलते रहेंगे। तो अगर आपकी पूर्णिमा अश्विनी नक्षत्र में पड़ रही है तो अगली पूर्णिमा अश्विनी से तीसरा कृतिका में पड़ेगी, और ये सीक्वेंस आप फॉलो करते रहें। दिनमान धर्म वृद्धिरपा प्रस्था छपा ह्रासम उद्गत दक्षिणे तौ विपर्यासः मुहूर्त्य यनेन तु। उत्तरायण सूर्य में दिनमान प्रतिदिन पानी की तौल के एक प्रस्थ दर पर बढ़ता है। वृद्धि पर, ये लिखा ना धर्म वृद्धि रपा, तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है, पानी की तौल के एक प्रस्थ दर से बढ़ता है, जबकि रात्रिमान इसी दर से घटता है। 24 घंटे तो फिक्स है, तो अगर दिन बढ़ेगा तो रात्रि उतनी ही स्पीड से घटेगी, स्वाभाविक है। यह बात दक्षिणायन में विपरीत क्रम से होती है, अर्थात दिन इतना ही घटता जाता है और रात उतनी ही बढ़ती जाती है। एक अयन में यह कुल वृद्धि या ह्रास 6 मुहूर्त की होती है। उत्तरायण अगर हम बात करें या दक्षिणायन की, तो जो ये वृद्धि या ह्रास है, इसका डिफरेंस जो आ रहा है 6 मुहूर्त का है। एक मुहूर्त में 2 घटी होती है, एक घटी में 24 मिनट होते हैं, तो 2 घटी में 48 मिनट हुए। तो एक घटी, एक मुहूर्त में 2 घटी है, अब इसका 48 मिनट का 6 गुना कर देंगे तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा आ जाएगा। धर्म वृद्धि, धर्म शब्द का अर्थ दिन या दिनमान है। यह प्राचीन संस्कृत शब्द का, भाषा का शब्द है। आजकल इसका अर्थ सूर्य की रोशनी या पसीना है। बहुत प्राचीन काल में यह दिन का वाचक था। यह शब्द इस श्लोक में उपयोग हुआ, इसलिए बताया कि धर्म वृद्धि अर्थात दिनमान की वृद्धि, यह संस्कृत का शब्द है। और ऐसे समझ में नहीं आ रहा धर्म मतलब जैसे हिंदू धर्म और बाकी के धर्म, लेकिन यहाँ पे धर्म का मतलब दिनमान है। अपाप्रस्था भी यूज हुआ है, इसका मतलब है एक प्रस्थ 12.5 पल पानी की तौल है। यह विशेष नाप तौल प्राचीन काल में चलन में थी और लगभग 15वीं सदी तक चलन में रही है, उसके बाद कोई नहीं जानता इसको। अपाप्रस्थ एक प्रस्थ अर्थात 12.5 पल पानी की तौल है, बहुत ही कम है। जैसे सोने की, स्वर्ण गोल्ड को मापने की तोला में हम लोग उस टाइम में, मेरे ख्याल से अभी 30-40 साल पहले तक तोला चलता था, अभी बंद हो गया है। तो ये सब पुरानी रीतियां हैं। दिनमान की यही गणना अगले श्लोक में भी पुनरावृत्त की गई है। अगला श्लोक दिनमान का जो है उसमें भी यही बात की गई है। यदुत्तर स्यायन तो गतम स्याच शेषम तथा दक्षिण त्वयनस्य तदेक सस्या द्विगुणम विभक्तम सदा दस्य स्याद दिवस प्रमाणम।
उत्तरायण से इस दिन तक या इस दिन से दक्षिणायन तक दिन संख्या को गिन लें। जिस दिन उत्तरायण हुआ हो उस दिन से, क्योंकि उत्तरायण में जब सूर्य चल रहा है तो उस दिन का दिनमान अगर निकालना है तो जिस दिन उत्तरायण हुआ है उससे काउंटिंग करें कि वो दिन कहाँ पे आ, वो गिन लें। और अगर आप दक्षिणायन के किसी दिन का दिनमान निकालना चाहते हैं तो जिस दिन दक्षिणायन हुआ था उस दिन से काउंटिंग करनी है। तो उत्तरायण से इस दिन तक या इस दिन से दक्षिणायन तक दिन संख्या गिन लें। इस संख्या को 2 से गुणा करके 61 से भाग दें और जो लब्धि मिले 12 जोड़ लेने पर ईस्ट दिनमान होता है। ठीक है, मान लीजिए उत्तरायण जिस दिन हुआ उससे 25वें दिन आप निकालना चाहते हैं कि दिनमान आज क्या होगा, तो 25 दुना 50 हो गया और फिर इसमें 61 से भाग दें तो डेसिमल में आएगा और जो लब्धि मिलेगा उसमें 12 जोड़ दें तो ये उस दिन का दिनमान होगा। क्योंकि 25 दिन बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 183 दिन में उत्तरायण कंप्लीट होगा, तो हमने 25 दिन लिया तो डेसिमल में आना स्वाभाविक है। क्योंकि अंतर मान जो आया है उत्तरायण में वो भी बहुत कम है। विषुवतकालीन पर्व व तिथियां। विषुवतकालीन, विषुवत जब सूर्य क्रांतिवृत्त पे चलते हुए विषुवत रेखा नाड़ी वृत्त को क्रॉस कर रहा है तो विषुवतकालीन, उसे आज की डेट में हम लोग संपात बिंदु कहते हैं। विषुवत तद विरभ्यस्तम रूपोनम षड्गुणीकृतम पक्षा यदुर्ध पक्षाणाम तिथि श विषुवान स्मृतः। विषु की क्रम प्राप्त संख्या को, यहाँ पे इसलिए ऐसा क्रम प्राप्त बोल रहे हैं कि विषु का भी क्रम है। क्यों क्रम है? एक साल में 2 विषु आते हैं, 5 सालों में 10 आएंगे। अब हो सकता है कि आप 8वें विषु की बात कर रहे हो, इदावत्सर की। इदावत्सर में जो सेकंड पड़ रहा है विषु अयन, उसकी आप बात कर रहे हो, इसीलिए क्रम बोला है यहाँ पे। विषुव की क्रम प्राप्त संख्या को 2 से गुणा करें और गुणनफल में से 1 घटा दें। तो 8 2 जा 16 माइनस 1 15, इसे 6 से पुनः गुणा करने पर 90 आ गया, गत पक्ष संख्या होती है। अब ये कौन सा जो गत पक्ष संख्या है वो पद प्राप्त हो जाती है। पक्ष संख्या के आधे के बराबर वह तिथि होती है। तो पक्ष संख्या के आधे के बराबर जो भी पक्ष चल रहा है उसके आधे के बराबर। अब पक्ष कैसे निकालेंगे? 2 पक्ष हैं, जाहिर सी बात है। एक महीने में 2 पक्ष है तो 12 महीने में 24 होंगे। अब इसका 5 गुना कर दीजिए। तो इस तरह से पक्ष ने लगभग 121 निकलेंगे। अब उसमें 90वां आ रहा था, तो पक्ष संख्या के आधे के बराबर वह तिथि होती है। मतलब अब तिथि का मान कैसे निकालेंगे? अगर पक्ष संख्या 90 आ रही तो उसका आधे 45, तो 45 तो कोई तिथि होती नहीं। तो जाहिर सी बात आप क्या करेंगे, जो 30 पूर्ण हो गया उसको हटा दें, क्योंकि वो पूरा एक महीना निकल गया है। तो 15 जो बचे वो 15 मान आ रहा है, इसका मतलब ये पूर्णिमा हो गई। तो पक्ष संख्या के आधे के बराबर वह तिथि होती है जिसके अंत में विषुवत संक्रांति हो रही होती है। तो इस तरह से आपने तिथि भी निकाल लिया, पक्ष भी निकाल लिया इस फार्मूले से। तो विषुवतकालीन पर्व व तिथियां निकालने का ये फार्मूला था। अब विषुवत के बारे में बताते हैं। विषुवत वह आकाशीय स्थान है जहां पर क्रांति वृत्त व विषुवत वृत्त मिलते हैं। ये विषुव स्थान 2 होते हैं, सायन मेष व सायन तुला पर, अर्थात मेष राशि की शुरुआत और तुला की शुरुआत पर। सायन मेष व सायन तुला, सायन का मतलब है कि हमने इसमें एग्जैक्ट वैल्यू ली है, इसमें हमने उस टाइम के पृथ्वी के अयनांश को लिया है। तो इन सायन मेष व सायन तुला पर सूर्य होने के समय विषुवत संक्रांति होती है। एक युग में 10 विषुव व 10 अयन होंगे। जाहिर सी बात है एक साल में 2 होते हैं अयन
और 2 ही होते हैं विषुव, तो 5 साल में 10-10। एक विषुव 124/10 बराबर 12.4 पक्ष। अब ये एक विषुव का मान निकाल रहे हैं। 124 से हमने भाग दिया, 124 को 10 से भाग दिया, तो ये पक्ष के कितने पक्ष निकल आए वो पता चल गया। 12.5 पक्ष या पर्वों वाला होता है। सरल शब्दों में कहूं तो एक विषुव में 12 पर्व व 6 तिथियां होती हैं। एक विषुव का मतलब सिर्फ उत्तरायण एक विषुव क्रॉस करता है। 6 महीने होंगे तो 12 पर्व हो जाएंगे। विषुव तिथियों का चक्र प्रस्तुत है। अब आपने देख लिया, विषुव आप समझ गए हैं, तो ये सीक्वेंस याद रखिए, पूरे वेदांग में यही सीक्वेंस चलेगा। एक युग में 5 वर्ष, उन 5 वर्षों के नाम संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर, ईदवत्सर। तो यहाँ पे प्रथम विषुव वैशाख शुक्ल तृतीया को, परिवत्सर में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, फिर वैशाख कृष्ण द्वादशी, वैशाख शुक्ल नवमी, वैशाख कृष्ण षष्ठी। 1 से 3, 3 से 5, क्योंकि संवत्सर में 2 हो जाएंगे ना, तो 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर नीचे वाला 6 फिर ऊपर वाला 7 फिर नीचे का 8 फिर ऊपर का 9 फिर 10, ऐसे चलेगा साल। ठीक है ना, तो 1 2 3 ऐसे। या आप कह सकते हो कि सिर्फ अगर आप प्रथम विषु की बात करें, सिर्फ उत्तरायण का लेते हैं, तो 1 3 5 7 9 आएगा, क्योंकि दक्षिणायन वाला 2 4 6 8 10 इधर आएगा, वो इवन नंबर हो गया। द्वितीय विषुव कार्तिक शुक्ल नवमी, कार्तिक कृष्ण षष्ठी, कार्तिक शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, कार्तिक कृष्ण द्वादशी। तो कंफ्यूजन मत रखिएगा। जैसे एक साल चल रहा है तो वो संवत्सर में ये पूरा होगा इन 2 लाइन को मिला के। संवत्सर तो पूरा चलेगा ना, तो ये आधा यहाँ चला और आधा यहाँ चला। तो जब उत्तरायण था तो वैशाख शुक्ल तृतीया में पड़ा, फिर सूर्य दक्षिणायन हुआ तो कार्तिक शुक्ल नवमी को पड़ा। अब एक साल कंप्लीट हुआ, फिर दूसरे साल परिवत्सर में प्रवेश किया, तो फिर तीसरा अर्थात उत्तरायण वाला संपात फिर दक्षिणायन में जो संपात पड़ रहा है, ऐसे करेंगे। तो वो विषुव थे। अब ये उत्तरायण के टर्म में भी समझा दिया गया, जब उत्तरायण होगा तो उत्तरायण किस दिन होगा, माघ शुक्ल प्रतिपदा को उत्तरायण होगा संवत्सर में। माघ शुक्ल त्रयोदशी में, माघ कृष्ण दशमी में इदावत्सर होगा। अनुवत्सर में माघ शुक्ल सप्तमी में, और ईदवत्सर में माघ कृष्ण चतुर्थी को उत्तरायण होगा सूर्य। दक्षिणायन होगा संवत्सर में श्रावण शुक्ल सप्तमी को, फिर उसके बाद श्रावण कृष्ण चतुर्थी, श्रावण शुक्ल प्रतिपदा, श्रावण शुक्ल त्रयोदशी और श्रावण कृष्ण दशमी। यहाँ पे भी सीक्वेंस साल कंप्लीट होगा ऐसे। उत्तरायण हुआ तो 1 नंबर लिखा है, यहाँ उत्तरायण फिर कंप्लीट होने के बाद दक्षिणायन होगा, फिर ये कंप्लीट करेगा तो एक साल 1 2 इसीलिए दिया, फिर 3 4। दैनिक नक्षत्र ज्ञान, इस श्लोक में आपको दैनिक नक्षत्र ज्ञान बताया गया है। तिथि में एकादशाभ्यास्ताम पर्व भांस समन्विताम विभज्य भस समूहे तिथि नक्षत्र मादिशे। यहाँ पे पर्व भांस शब्द यूज हुआ है, इसीलिए भांस बताया जाएगा। पर्व के बाद जितनी तिथियां व्यतीत हो चुकी हों उस संख्या को 11 से गुणा करें। जैसे पर्व पूर्णिमा पड़ा या अमावस पड़ा, और अमावस के बाद 10 तिथियां, दसवीं बीत गई, तो पर्व के बाद जितनी तिथियां व्यतीत हो चुकी हो उस संख्या को 11 से गुणा करें। 10 × 11 110। इसमें पिछले पर्व की भांस संख्या को जोड़ते हैं। अब जो जो पिछला पर्व है उसकी भांस संख्या जोड़ा जा रहा है। भांस क्या है हमने बताया ना, इट इज द पार्ट। जैसे कि 124 लेते हैं, 124 पर्व पढ़ते हैं,
हमारे पूरे युग में, तो 124 का आधा 62 होगा, और 62 का भी आधा 31 होगा। तो 31 को क्या लिखेंगे? 1/4, एक चौथाई। एक चौथाई बोलेंगे, 25% बोलेंगे, उसी को यहाँ पे भांस बोलेंगे। त्रिपाद, द्विपाद, एक पाद, तो एक पाद भांस करके बोलेंगे। यहां पे उस चीज को 31 भांस लिखा है। आप समझ जाएं, 124 पूरा मान है, तो 31 भांस का मतलब हुआ 31 पार्ट आउट ऑफ 124, मीन्स इट इज 25%। तो पर्व के बाद जितनी तिथियां व्यतीत हो चुकी हैं, उस संख्या को 11 से गुणा करें, इसमें पिछले पर्व, गत पर्व की भांस संख्या को जोड़ें, इस गुणनफल को 27 से भाग देने पर अब जो गुणनफल प्राप्त हुआ, जैसे 10 गुणे 11, 110, और इसमें भांस संख्या को भी जोड़ दिया 31, ठीक, 141 हो गया। अब इस गुणनफल को 27 से भाग देने पर शेष वर्तमान दिन का नक्षत्र होगा। अब 27 से भाग दिया 141 को, जो शेष बचेगा वो नक्षत्र मान होगा। व्याख्या, यहां प्राप्त होने वाला नक्षत्र जावादी पद्धति में मिलेगा। याद रखिए, जो हमने ऊपर सीक्वेंस बताया था जावादी पद्धति, वो 27 क्रम, वहां पे क्रम नहीं है। अश्विनी के बाद भरड़ी आए जरूरी नहीं है, वो पर्वों के हिसाब से अरेंज था। क्योंकि यहाँ पे दैनिक नक्षत्र ज्ञान पर्वों के हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए जावादी पद्धति में ही वो नक्षत्र ढूंढने पे मिलेगा। जो यहाँ पे शेष आएगा वो वहां से फॉलो करिएगा, जावादी पद्धति से। नॉर्मल हम लोग जो 127 पढ़ते हैं वो यहाँ पे नियम नहीं लगेगा। तो यहाँ प्राप्त होने वाला नक्षत्र जावादी पद्धति में मिलेगा। जावादी पद्धति में अगला नक्षत्र 11 स्थान आगे का होता है, तो जावादी पद्धति एकदम अलग है। तो अगर आप अश्विनी लिखेंगे तो अश्विनी के बाद 11वां पूर्वा फाल्गुनी आ जाएगा। तो जावादी पद्धति में अगला नक्षत्र 11 स्थान आगे का होता है, अतः तिथि संख्या को 11 से गुणा किया गया। और इसी कारण से यहाँ पे इस फार्मूले में 11 से गुणा किया गया है, क्योंकि हम सीधे जंप करते हैं 11वें नक्षत्र पे। भांस जो भी हमने बताया उसका भी श्लोक बनाया है, लिखा है वेदांग में। शिव पादोर्थ त्रिपाद्या, ये त्रिदेय के कृत स्थिति, शमेनेन्दोस्त्रोय पंचका सर्वसम्मिता। तो युग के दिन व दिन नक्षत्रों को सुविधा के लिए पाद, अर्ध व त्रिपादों में बांटा गया है। ये पाद चंद्रमा के भांसों से ही मेल खाते हैं। भांस पर्व पादों के तुल्य होते हैं। जैसे चंद्रमा का क्रिसेंटेशन धीमे धीमे आगे बढ़ता जाता है, हम बोलते हैं कि अभी वैक्सिंग क्रिसेंट है, और इसको 1/4 भी बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे भी वही चीज बताया गया है संस्कृत में, भांस। और ये पर्व के पादों के तुल्य होते हैं। पर्व के अतिरिक्त किसी अन्य तिथि को भांस जानने के लिए पंचात्मक विभाग अर्थात जावादी विधि को अपनाना चाहिए। अर्थात जो क्रम है नक्षत्रों का जावादी विधि वाला, 11वां नक्षत्र, हर 11वां नक्षत्र, उसको अपनाना चाहिए। तो कुल मिला के इस श्लोक में ये समझ में आया कि हमने पर्व 124 को एक पाद अर्थात एक चौथाई, अर्ध आधा, त्रिपाद मतलब ये उसका 31 का 3 टाइम्स, इस तरह से कर दिया है। इसी श्लोक में जो वर्ड है शिव पादोर्ध त्रिपादा, ये तो आपको ये स्मरण करना पड़ेगा कि युग में 1830 सावन दिन होते हैं, तथा उनमें 124 पर्व होते हैं। पहले ही वीडियो में बता दिया था। सुविधा के लिए संपूर्ण पर्व संख्या को पाद अर्थात चौथाई विभागों में बांट दिया गया है। जैसे चौथाई या एक पाद 31, अर्धपाद जिसे हम द्विपाद भी कहते हैं 62, त्रिपाद अर्थात 93। इस तरह इन तीन पादों का नाम श्लोक में क्रमशः पाद, अर्ध व त्रिपादी शब्दों से लिया गया है। जब दिन संख्या को 124 से बांटा जाता है, क्योंकि मेरे पास 1830 दिन है,
और उसमें पढ़ रहे हैं 124 पर्व। तो एक पर्व कब पड़ेगा, कितने दिन पे? तो 14.75 दिन पे, अर्थात 15वें दिन, पौने 15 दिन पे। क्यों पौने 15 दिन कहते हैं? 25.25 तो पर्वांत काल हो गया है ना, जब एग्जैक्ट ग्रहण पड़ रहा होता है। तो 14.75 वैल्यू आई। एक पक्ष या एक पर्व में होते हैं इतने दिन। एक पर्व 31 × 14.80। अब 31 पर्व पड़े पूरे 5 युग में, मतलब 124 पड़े, उसका एक पाद की बात कर रहे हैं। अर्थात जो पर्व 31 है वो एक पाद है, उसको हमने 14.75 से गुणा किया तो 457 पूर्ण दिन में मेरे 31 पर्व निकल जाएंगे, एक चौथाई पर्व निकल जाएंगे। 62 भांस यानी आधा। अब यहां समझ लीजिए कि ये 457 पूर्ण दिनों में एक चौथाई निकल जाएंगे। भांस में बोले तो 31 भांस निकल जाएंगे। फिर आधा, 462 भांस यानी आधा कब निकलेंगे? तो 457 का दुगना कर देंगे। इतने ये एक चौथाई की वैल्यू है, तो 457 का डबल कर देंगे, तो 62 भांस यानी इतने पर्व निकल गए। अतः एक युग या पाद में, एक युग जो हमारा होता है उसका चौथाई, पाद बोल रहे हैं ना, चौथाई में 457.5 दिन होते हैं। क्योंकि पर्वों को जब आपने चौथाई कर दिया और उसके जो दिन निकाले तो वो भी चौथाई दिन ही निकलेंगे। तो यहाँ पे भांस का ये मतलब वो बताने चाहते हैं कि इसको आप किसी भी चीज के साथ उपयोग में ला सकते हैं। अगर आप दिनों के साथ ला रहे हैं तो 1830 दिन है, तो इसका एक चौथाई 457 होगा, तो उसे कहेंगे हम एक पाद या चौथाई भांस बोलेंगे। इसी तरह से 124 पर्व है तो उसका चौथाई 31 हुए, तो वो भी भांस हो गया, एक चौथाई या 25% या 31 भांस। सूर्य चंद्र के भांस। भांसा स्यूरष्टका कार्या पच्छा द्वादश कोदिता एकादश गुणश्चुन शुक्लेयर्थ चैंदवा यदि। पर्व संख्या को 12 से भाग देकर लब्धि को 8 से गुणा करें, शेष को 11 से गुणा करें। इन दोनों संख्याओं का योग करने पे पर्वांत में भांस ज्ञात हो जाएंगे। यदि पर्व अमावस्या हो तो प्राप्त भांस सूर्य व चंद्रमा दोनों के होंगे, क्योंकि अमावस में दोनों के राशि अंश कला विकला सब समान होते हैं। यदि पूर्णिमा पर्व हो तो सूर्य के भांस यथावत प्राप्त होते हैं, लेकिन चंद्रमा के भांसों के लिए उनमें युग पर्व का आधा अर्थात 62 और जोड़ देना चाहिए। 62 क्यों? वो 180 डिग्री आगे चला गया है, 6 राशियों का अंतर आ गया है, इसलिए। नक्षत्रारंभ का ज्ञान। जावाद्यासे शमं विद्यात् पूर्वार्धे पर्वतुते भादानम चतुर्दश्याम द्विभागे द्विभागेभ्यो धिको यदि। जावादि विधि में प्राप्त भांस वास्तव में पर्वांत के समय के भांस होते हैं, अर्थात वे भांस पर्व तिथि समाप्ति के क्षण से संबंधित होते हैं। यदि पर्व नक्षत्र के पूर्वार्ध में पड़े हैं तो नक्षत्र को पर्व तिथि में ही शुरू शुरू हुआ समझें। यदि भांस आधे अर्थात 62 से अधिक हो तो नक्षत्र का प्रारंभ पिछली तिथि अर्थात चतुर्दशी में हुआ होता है। जब इस चीज को बताना चाह रहे हैं कि भांस का मान जब 31 आएगा तो आप समझ लें कि जो नक्षत्र चल रहा है उसकी शुरुआत का हिस्सा है। जब ये मान भांस 62 से कम हो तब तक आप मान लें कि जो नक्षत्र है वो नक्षत्र का शुरुआत पूर्वार्ध हिस्सा है। और जब ये मान 62 से अधिक हो तो उस नक्षत्र का उत्तरार्ध में ये योग पड़ा है, पर्व पड़ा है, अर्थात ग्रहण पड़ा है। और जब ये ग्रहण कंप्लीट होगा, पर्व कंप्लीट होगा, तो सीधी सी बात है आप दूसरे नक्षत्र में चले जाएंगे। इसीलिए लिखा है कि इसका मतलब ये इससे पिछले वाले नक्षत्र में पड़ा है, क्योंकि जैसे ही पर्व खत्म नक्षत्र बदल गया। ऑलरेडी आप उस नक्षत्र के लास्ट वाले पोर्शन में पर्व पड़ रहा है, इसलिए भांसों की कला बनाना। कार्याभासाष्ट भांसाष्ट कालस्थे कला 19 19।
उन स्थाने द्विसप्तति पावत माव पीडु दिन संमिता। भांसों को कलात्मक बनाने के लिए हर एक चार भांसों के लिए 19 कला, समझें। मतलब ये यूनिट बहुत बड़ी नहीं, मिनट में चल रही है। और चार भांस का 19 कला है। चार भांस का 19 कला है। ऐसे आप देख लें आज की यूनिट, क्योंकि हम लोग अंश कला विकला में ग्रहण को मापते हैं, तो कलात्मक मान को अगर भांस में कन्वर्ट करना है, चार से भाग दे दीजिए, आपको भांस प्राप्त हो जाएंगे। तो टाइम की एक यूनिट आपने आज पढ़ी, भांस। और उसका फॉर्मूला क्या है? चार भांस बराबर 19 कला।